उसको रद्द करने का काम किया। मैंने, मेरे साथियों ने जब मुझे बताया तो मैंने कहा घबराना मत, परमिशन भी मिलेगी, कार्यक्रम भी होगा और कार्यक्रम भी सफल होगा। ऐसा कार्यक्रम होगा कि दूसरा कोई ऐसा कार्यक्रम कर भी नहीं पाएगा। मुझे आपकी मेहनत से भरोसा। प्यारे साथियों, फिर ये आज का सूरज निकला। 2 दिन से बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश को भी रुकना पड़ा और आपके संघर्ष के सामने सारी ताकतों को झुकना पड़ा और आज आपका परिवर्तन सम्मेलन गोरखपुर में हो रहा है। प्यारे साथियों, ये गोरखपुर से भी मेरा नाता है। ये तुम लोग अगर 500 लोग हट जाओगे और पीछे कहीं हो जाओगे तो ठीक हो जाएगा, तो मैं सबसे देख पाऊंगा। जहां जो बैठे लोग वो भी आगे देख पाएंगे। और अगर जान जानी होगी तो तुमसे नहीं रुकेगी भाई, जान जानी होगी तो चली जाएगी, चिंता मत करो। तुमसे भी कह रहे हैं सरदार जी, ये जो कुछ बच्चे जो है जो गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, जैसे 2 ये बैठे हैं, ऐसे बच्चों को मुझे ये कहना है कि जब स्कूल में मास्टर पढ़ा रहा होता है और जो बच्चे अपने टीचर की बातों को छोड़कर इधर उधर देखने का काम करते, आपस में बातचीत करते हैं, जिनका ध्यान कहीं और होता है, जब पेपर में सवाल आता है तो फिर उनके पास उत्तर नहीं होता है और जिनके पास उत्तर नहीं होता उनके नंबर क्या आते हैं। अगर 0 ही बनकर रहना है तो मैं छोड़ो, दोबारा बाबा साहब भी आ जाए, मानवर काशीराम साहब भी आ जाए, महात्मा फूले जी भी आ जाए, तमाम महापुरुष आ जाए, तो भी कुछ बदलाव नहीं होने वाला। क्योंकि बदलाव तो आदमी के अपने मन से होता है, बदलाव उसके अंदर से शुरुआत होती है। जो समाज गुलामी की बेड़िया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़िया स्वयं काट लेगा। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो इस प्रदेश की, इस देश की सच्चाई बताने का काम करूंगा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, अब आप शांति बनाएं और जब मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूं तो अपने फोन वोन में रिकॉर्ड करने की बजाय मेरी बात को यहीं से सुनें। क्योंकि टीवी में, फोन पर, वीडियो में, अखबार में, यूट्यूब पे, ट्विटर पे तो आप मुझे रोज देखते ही रहते हो, दिन में एक बार तो देखते ही होंगे। लेकिन आज तो मैं आपके बीच में हूं और इस बात को लेकर आया हूं कि आपकी गुलामी की बेड़ियां कैसे कटें। क्या आप चाहते हैं कि आपकी गुलामी की बेड़ियां कटें? तो ये गेट वाले सारे बैठ जाओ। अगर गुलामी की बेड़ियां काट रही हैं, बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, काम से सुनो। ज्यादा ज्ञान मत दो, ये काम आज हमारा है। इतने अच्छे होते तो कुर्सियों में बैठे होते, यहाँ जमीन पे नहीं रेंग रहे होते। पहले आके कुर्सियों में बैठते तो इधर उधर झांकना नहीं पड़ता, समझे? जो लोग समझदार थे वो पहले ही आके अपनी जगह ले लिए कि बाद में जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो इधर उधर से झांकना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग झांकने के चक्कर में थे, बाहर घूम रहे थे, वही लोग यहाँ पसीने पसीने हो रहे। बेटे पढ़े लिखे लगते हो शकल से, तो जानवर में और इंसान में इतना ही फर्क है। कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस ने पटपट कान हिलाए। तो जिनको एक बार कह दिया उसके बाद दोबारा कहना पड़ रहा है, तो उनमें और जानवरों में ज्यादा फर्क वो खुद मत समझना। वो भी उसी के समान है जिनको कहने के बाद वो बात का पालन नहीं कर रहे। अब आप देखो, आप कौन सी श्रेणी में आते हो? आप इंसान हो या जानवर हो, बताओ? इसका पता कैसे लगेगा? जब आपका व्यवहार इंसानों जैसा। चलो मुख्य बात करते हैं, बैठ जाओ।
जल्दी बैठो, समय खराब कर रहे हो। मैं तुम्हारी शक्लें देख रहा हूं, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, वो सब लोगों को डिमोशन करेंगे आज। मेजर बहुत धन्यवाद। ये पहली बार हुआ है कि मुझे इतनी बार एक बात को कहना पड़ रहा है। नसीम साहब यहां बैठे हैं, मऊ में पैर रखने की जगह नहीं थी और जितने लोग यहां आए इससे 2-3 गुना लोग थे, लेकिन मैंने एक बार कहा, मेरे भाइयों ने मुझे निराश नहीं किया। हालांकि उनको पसीने पसीने हो गए वो लोग, लेकिन उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि हम अपनी बात, भाई की बात में पहरा देते हैं। ये साबित भी उन्होंने कर दिया। अब बारी गोरखपुर मंडल के लोगों की है आज खुद को साबित करने की। पसीना तो आएगा, हम भी मानते हैं पसीना आएगा, लेकिन ये पसीना जो जुर्म जातीय अत्याचार होता है, इस पसीने में उससे ज्यादा दुख हो रहा है या पसीना ये हम लोग सह सकते हैं? बताओ, जोर से बताओ, सह सकते हैं नहीं सह सकते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, नारे से अगर बेटे होता, नारे से होता तो हर कोई कर लेता। संघर्ष करना पड़ता और संघर्ष की भट्टी में तपना पड़ता है, और नौजवानों को तो संघर्ष की भट्टी में तपना ही पड़ेगा। नौजवान, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूं। गोरखपुर का कर्जदार हूं मैं। गोरखपुर के लोगों से मैंने लड़ना सीखा है, गोरखपुर के लोगों से मेरे यार। गोरखपुर के साथियों ने मेरा बहुत दिन पहले 2022 में हाथ पकड़ा था। मेरी बात को मानकर इस गोरखपुर की गली गली में घूम के मेरे लिए वोट मांगने का काम किया था, अपने आंदोलन को मजबूत करने का काम किया था। मेरे याद है, यहां जितेंद्र जी और तमाम सीनियर लोग बैठे हैं, पटेल साहब, तमाम साथियों ने मुझे बेटा मान के इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आशीर्वाद देने का काम किया। भले ही चुनाव का परिणाम हमारे खिलाफ रहा हो, और खिलाफ ही नहीं रहा, मैं बहुत हिम्मत से कह सकता हूं कि हमारी जमानत जब्त हुई, लेकिन जमानत जब्त से ये सीख हमने ली कि हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो गिर के उठने की हिम्मत नहीं रखता है। आज अगर हम लोग लोकसभा में पहुंचे हैं, उस लोकसभा का दरवाजा अगर सबसे पहले कहीं खुला है तो इस गोरखपुर से खुला है। मैं आपको बहुत इसी गोरखपुर के साथियों के साथ संघर्ष करके जब अपमान की टोकरी मैं यहां से लेकर गया था, जिस दिन रिजल्ट आया बहुत तकलीफ हुई, 2-3 दिन लगे रिजल्ट से निकलने में, लेकिन उस दिन मन में संकल्प ले लिया था कि लड़ाई को और ताकत से लड़ना पड़ेगा, इतनी जल्दी बदलाव होने वाला नहीं। और ये यही का दिया हुआ अपमान है, जिस अपमान ने लड़ना सिखाया। और आप जानते हैं क्या लोकसभा में 543 में आपका सांसद दिखाई देता नहीं देता? बताओ। लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, ये तो कहीं भीड़ में छिप जाएगा। कोई कहता था कि जीत के सरकार के खेमे में जाके मंत्री बन जाएगा। कोई कहता था ये कहां जीतेगा, इसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। कोई कहता था ये तो पार्षद भी नहीं बन पाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की कमेटी का, भाई किशोर जी का और उनकी पूरी टीम का,
और देश भर के भीम आर्मी के साथियों का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और घर घर जाके लोगों से, और इस मंडल के लोग भी गए थे मेरे याद है, और वहीं जाके लोगों से अपनी बात को कहने का काम किया, जन समर्थन जुटाने का काम किया। और परिणाम ये हुआ कि एक दल जो सत्ता में है आज और दूसरा दल जो विपक्ष में है, उन तमाम दलों ने एडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन आपकी मेहनत के सामने टिक नहीं पाए मेरे भाइयों। आपकी ताकत बनने का काम हुआ, और सिर्फ ताकत नहीं बनी, आज लोकसभा में आपके पास एक मजबूत आवाज है, और वो आवाज गई तो गोरखपुर के रास्ते नगीना होकर है, लेकिन देश में अगर कहीं भी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई भाई पे, उनकी धार्मिक आस्था पे, उनके सामाजिक अधिकारों पे, उनके अन्य अधिकारों पे अगर कहीं भी कोई डाका डलता है, तो सबसे पहले वो चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं। ताकत आपने बनाई। जिन साथियों के मोबाइल की तोड़ डल रही है, उनसे आग्रह करूंगा कि वो वीडियो बनाने वाले साथी अपनी तोड़ बंद कर लें, क्योंकि वो मेरी आंख पे लग रही है, और मैं आंख छिपाने वालों में से नहीं हूं, आंख से आंख मिला के बात करने वालों में से हूं। प्यारे साथियों, इस प्रबोधन सम्मेलन के लिए आपने बहुत तैयारी की है, और आज वो तैयारी आपकी सफल भी हो गई है। मैं 5-6 मुद्दों को लेकर बार बार चर्चा करता हूं, और जब से हमने उन मुद्दों पर चर्चा शुरू की है, आप विश्वास करो कि बहुत बड़े बड़े दल के नेताओं को उन पर बात करनी पड़ रही है। मैं वो 5-6 विषय जो अति महत्वपूर्ण है आपके सामने रखूंगा, और आपका समर्थन भी प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगा। इधर जो राइट साइड में नौजवान है, मैं इनसे आग्रह करूंगा, आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, पीछे घूम जाओ, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, आप हट जाओ, आप हट जाओ, आप हट जाओ, इनको छोड़ दो, आप पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, ये पूरी टीम पीछे हो जाओ, आपकी वजह से दिक्कत हो रही है, आप पीछे हो जाओ, ये पीछे हो जाओ, झंडे वाले साथी ये पीछे हो जाओ, आप हटो, मैं बीच में हटो, हटो, बिल्कुल हटो, पीछे हो जाओ। व्यवस्था बनाना और व्यवस्था बिगाड़ना, ये तो हमारे हाथ में है। अगर हम चाहेंगे तो किसी को भी कहना नहीं पड़ेगा, व्यवस्था बन जाएगी, और अगर हम बिगाड़ना चाहेंगे तो हर आदमी एक दूसरे को टोकने लगेगा, अव्यवस्था हो जाएगी। ये तो हमारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। व्यवस्था बनाना, व्यवस्था को संभालना हमारे हाथ में है। इसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। संगठन हमारा है, दल हमारा है, शक्ति हमें बनानी है, प्रदर्शन हमें करना है। किसी दूसरे का क्या रोल है इसमें? कोई रोल नहीं। ये हमारी अपनी लड़ाई है, और हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? हमें लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। जोर पैदा करो, टांगों में जोर पैदा करो। मैं समझ गया हूं, ये नेपाल के जरिए नशे की बड़ी तस्करी इधर हो रही है गोरखपुर में, इसलिए यहां की जवानी को घुन लग गया है। ये नशे की देन है कि नौजवान कुछ देर बैठने में असहाय महसूस हो रहा है। एएनआई के साथियों, जो कानून का ढिंढोरा पीटते हैं, वो बताएं कि गोरखपुर में ये नशा नेपाल के जरिए कुशीनगर के होते हुए कैसे आ रहा है? इसका क्या जवाब है सरकार के पास? क्या कोई जवाब है? मैं मीडिया से ही पहले बात करूंगा आपके माध्यम से। गोरखपुर से कानून की बात होती है, ढिंढोरे पिटते हैं, ढोल बजते हैं, नगाड़े। गोरखपुर में महिला डॉक्टर के पति का अपहरण हुआ, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। मुख्यमंत्री कहते थे गुंडे भाग जाएंगे, गुंडे प्रदेश छोड़ देंगे। ये कौन से गुंडे हैं जो 1 करोड़ की फिरौती जो है
डॉक्टर साहब के पति से मांगने का काम करें गोरखपुर में, ये जवाब मांगने के लिए आज मैं गोरखपुर में आया। प्यारे साथियों, एक बच्ची, बड़े वादे दावे किए जाते हैं, जो मदरसे से लौट रही थी वो नाले में डूब गई और 100 मीटर बाद उस बच्ची की जो है बॉडी बरामद हुई। ये विकास है उत्तर प्रदेश में, ये विकास है गोरखपुर में। गोरखपुर का जो एरिया है, गोरखनाथ का जो एरिया है, ग्रीन सिटी, कभी वो मुख्य शहर का हिस्सा होता था। आज वहां से बच्चे निकलते हैं स्कूल के, तो जो कपड़े पहन के निकलकर जाते हैं स्कूल तक पहुंचते हुए, इतने कीचड़ के छींटे उन पर होते हैं कि ऐसा नहीं तो पता लगता कि बच्चे स्कूल से आए हैं या खेत से आए हैं। ये विकास है उत्तर प्रदेश में, ये विकास है गरज जनपद में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 24 घंटे बिजली आ रही है। यही के अखबार में मैंने पढ़ा, शाहपुर उपकेंद्र पे 16 घंटे तक बिजली नहीं थी और 500 से ज्यादा परिवार बिजली के लिए त्राही कर रहे थे। गोरखपुर को तो दे नहीं पा रहे हो और पूरे प्रदेश के वादे करते हो। यही गोरखपुर है। आपने देखा, मैंने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, देश ने देखा कि 600 महिला सिपाही, ट्रेनिंग सिपाही, उन्होंने सड़क पे उतर के अपने साथ हुए अपमान को, बाथरूम में कैमरा लग गया, नल नहीं चल रहे हैं, बिजली नहीं चल रहे हैं, और अधिकारियों की क्या भाषा थी। और मैं उन बहादुर बेटियों को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने हक के लिए जमीन पे आके लगने की कोशिश की, जिसकी वजह से सरकार की आंखें खुली। लेकिन ये नहीं बताया गया कि जिस केंद्र की कैपेसिटी ही 360 अभ्यर्थियों की है, उसमें 600 बच्चियां कैसे ट्रेनिंग ले रही होगी, ये बताने का काम भी मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए कि जिस हॉल में आदमी ही 500 आ सकते हैं, उसमें 1000 लोग कैसे जो हैं ट्रेनिंग कर रहे होंगे। ऐसा ही माहौल इस हॉल का है, और इस हॉल में जितनी जगह है उससे कई गुना लोग होने के कारण कैसे पसीने पसीने मेरे भाइयों को होना पड़ रहा है, ऐसे पसीने पसीने उन बेटियों को होना पड़ा। और बेटियों को जहां पसीने पसीने होना पड़े, वहां की सरकार पे शायद जवाब नहीं होगा। प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री जी 2017 में कहते थे सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे, सारे गड्ढे, और 2017 से और आज तक ये सरकार गड्ढे को नहीं भर पाई सड़कों की, जबकि खुद गड्ढों में उतर गई है। ये भी किससे छिपावा नहीं। प्यारे साथियों, गड्ढे, सड़कों पर गड्ढे, आप उत्तर प्रदेश में किसी ग्राम सभा में चले जाओ, किसी ग्राम सभा में सड़कों के हालात ऐसे हैं जिनको देख के लगता है कि यहां आदमी नहीं जानवर रहते होंगे। जानवरों के लिए भी व्यवस्था अच्छी हो जाती होगी। पानी भरा हुआ है। मैं जिस लोकसभा से चुन के आया हूं, नगीना से, उस नगीना में, उस बिजनौर जनपद में इस बार बरसात ने तांडव कर दिया है। बरसाती नदियां उफान में है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के नजीराबाद में, नायटौर में, धामपुर में 4-4 फीट पानी हो गया है। बच्चे घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, रोजगार ठप हो गया है, एक एक घर में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। और मैं पार्लियामेंट में चिल्लाता रहा कि भाई मेरे क्षेत्र में तटबंध मजबूत करवा दो, मेरे क्षेत्र में उपबंध बनवा दो, लोगों को समस्या होगी, किसानों की फसल बह जाएगी। मगर कोई भी सरकार ने कोई सुध नहीं लिया और उनका खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ा। प्यारे साथियों, आपको पता होगा फतेहपुर जनपद में क्या हुआ। फतेहपुर जनपद में अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
एक मजार को अन्य धार्मिक स्थल बनाकर और ऐलान कर ऐलान, यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐलान कोई कर नहीं सकता, गुंडे प्रदेश पलायन कर गए हैं। ऐलान करके पुलिस की मौजूदगी में उस मजार को तोड़ने का काम किया और जिनको कहते हैं प्रधानमंत्री जी के कपड़ों से पता लगा लो, आप कपड़ों से नहीं उनके पदों से पता लगा लो कि वो आपकी पार्टी के लोग हैं या नहीं। इसलिए किया गया, इस बात को भी समझो कि आप रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, किसानों की आमदनी, खाद, यूरिया, डीएपी में बात ना करो, आप रोजगार न मांगो, आप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल न मांगो। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए सत्ता पोषित गुंडों ने फतेहपुर में उस मजार को जो है तोड़ने का काम किया, माहौल खराब करने का काम किया। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या इन हुड़दंगियों पे, इन गुंडों पे एनएसए के थ्रू कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये बताने का काम करें मुख्यमंत्री जी। प्यारे साथियों, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27,000 स्कूल बंद करने का फैसला लिया। याद है नहीं याद है? जब लोकसभा चली लगातार स्कूल बंद हो रहे थे। मैंने उन्नाव का डाटा दिया, लखनऊ का डेटा दिया, मैंने मऊ का डेटा दिया, लखनऊ देहात का डेटा दिया कि कई 300 स्कूल बंद, कई 200 स्कूल बंद, कई 400 स्कूल बंद। और जब पार्लियामेंट चली तो मैंने लोकसभा में पूछने का काम किया और तख्ती लेके प्रोटेस्ट करने का काम किया। देखा था, नहीं देखा था? और मैंने पूछा कि भाई ये शिक्षा संघ संवर्गीय सूची का विषय, ये बहुत गंभीर जानकारी दे रहा हूं, नौजवानों को, नए नेतृत्व को समझना पड़ेगा। ये एक महज किताब नहीं है, ये देखो, ये महज एक किताब नहीं है कुछ पन्नों की। असल भारत की शक्ति अगर किसी के पास है तो इस किताब के पास है। ये जो लोग कहते हैं कि हमें संविधान की रक्षा करनी है, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, संविधान इतना ताकतवर है कि वो हमारी रक्षा करता है। हम उसके सामने इतने छोटे हैं कि हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। संविधान शक्तिशाली है और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान को सौंपते हुए कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। प्यारे साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे हो, उनकी नीति अच्छी हो, उनकी नीयत अच्छी हो, अंत संविधान अच्छा साबित होगा उस देश के लिए, उस देश की महान जनता के लिए। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने जो सवाल पार्लियामेंट में पूछा था वो इसी संविधान को आधार मान के पूछा था। मेरा सवाल यह था, भारत के संविधान में 3 तरह की सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, संघ का मतलब केंद्र के अधीन जो विषय आते हैं। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें राज्य के अधीन विषय आते हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब यह है कि राज्य और केंद्र से दोनों कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इस पर राज्य और
और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र ने 2009 में एक कानून बना दिया। केंद्र ने 2009 में एक कानून बना दिया जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन। क्या क्या कानून बनाया? जोर से बोलो। राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। और वो कानून ये कहता है कि 1 किलोमीटर के अंदर से ज्यादा स्कूल नहीं होना चाहिए। समझे? क्या कहता है कि राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? 1 किलोमीटर से दूर स्कूल नहीं होना चाहिए। ठीक है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 ये कहता है कि अगर कोई कानून केंद्र और राज्य द्वारा बनाया जाए, जिसको केंद्र भी बनाए राज्य भी बनाए, और अगर किसी कारण टकराव हो जाए, कानूनों में आमने सामने टकराव हो जाए, तो केंद्र का कानून मानना अनिवार्य है। जब 2009 में संसद के द्वारा बने कानून में यह लिखा गया है कि 1 किलोमीटर से दूर स्कूल नहीं होगा, तो यह सरकार की हिम्मत कैसे हुई कि संविधान को धक्का बताते हुए, संविधान को वायलेशन करते हुए इन्होंने ऐसा कानून बनाने का काम किया जो शिक्षा के अधिकार को छीनने का काम करता है। जब मैंने ये कहा, बेटे मेरी बात सुन लोगे तो शायद जमीन पे जाकर कुछ बता पाओगे, और जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहोगे तो बेटे आने वाला समय ऐसा है मेरे भाई कि ना शिक्षा रहेगी ना रोजगार, तो हाथ फैलेगा ऐसे और हिस्से में आएंगी झूठन। और हम नहीं चाहते कि वो दिन आ जाए, इसलिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तमाम तरह की साजिशों का सामना कर रहे हैं। इसलिए जब मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल खड़ा किया कि राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को चैलेंज कर सके, तो अगले दिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 1 किलोमीटर से के अंदर जो स्कूल बंद हो गए थे उनको हम लोग पुनः चालू करने का काम करें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेना। और ये भी कहा कि अगर कहीं 50 से भी कम बच्चे होंगे और जरूरत होगी तो वो स्कूल बंद नहीं होगा। और आप भरोसा करो, आप अपने आप पता करा लेना, सैकड़ों स्कूल वापस चलने का काम हुआ है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्यारे साथियों, प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए हमने कुछ विषय रखे थे। मैं आपसे उन पर समर्थन चाहता हूं, क्योंकि यही समर्थन कल जन क्रांति बनेगा। ये भले ही भगवान बुद्ध की धरती हो, शांति की धरती हो, लेकिन आने वाला समय क्रांति का है मेरे भाइयों। अब शांति से काम नहीं चलेगा, संवैधानिक क्रांति से काम चलेगा। हमें संवैधानिक क्रांति करनी पड़ेगी। प्यारे भाइयों, इस देश में 52% आबादी पिछड़े वर्ग के भाइयों की है। 1931 की जनगणना ये कहती है। तो हमारी सबसे पहली मांग ये थी कि जातिगत गणना होनी चाहिए। वो सरकार ने 7वें 8वें प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद ही कर दी थी घोषणा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर जातिगत गणना हो जाए और 52% आबादी के पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए 52% आरक्षण की मांग अगर हम लोग करें तो क्या आप लोग उसमें समर्थन करोगे नहीं करोगे? बताओ, जोर से बताओ। अगर आपके भाइयों को अधिकार मिलेंगे तो आपको नाराजगी तो नहीं होगी? आंदोलन कर लोगे नहीं कर लोगे?
आवाज उठा लोगे नहीं उठा लोगे? अब आरक्षण को भी समझो। 2% काम को बहुत गंभीरता सुना नौजवान भाई। 2% सरकारी नौकरी, कितने परसेंट? यानी कि अगर देश में 1 लाख नौकरी है तो 200 नौकरी रिजर्व है। कितनी? बाकी 99,800 नौकरी असंगठित क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टरों में है। ठीक है, 2% आरक्षण है सिर्फ। अगर 1 लाख नौकरी है तो 200 नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था मिलती है। इन 200 नौकरियों में 49.5% रिजर्वेशन है, यानी कि लगभग 99-98 नौकरियों में ही आरक्षण मिलता है। गौर से सुना। अब इनमें 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के भाइयों को मिलता और 22.5% आरक्षण SC/ST के भाइयों को मिलता। ठीक है, इसमें भी जब से आप आंकड़े उठाओगे तो क्लास 1 का बैकलॉग आज तक पूरा नहीं हुआ, क्लास 2 का बैकलॉग आज तक पूरा नहीं हुआ। 98% प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दो, इन 2% आरक्षण की नौकरियों पे रोज सुबह शाम हम लोग गाली खाते हैं। ये तो आरक्षण से नौकरी लगते हैं, आरक्षण से नौकरी लगते हैं। और गाली कौन देता है? जिनकी संख्या 10-12% है और वो 50% से ज्यादा नौकरियों को पाले। एक कहावत सुनी होगी उन्हें, आपने, उल्टा चोर कोतवाल को, जिसने चोरी की है उसका भेद ना खुल जाए। इसलिए इस देश में किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जातिगत गणना कराए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जातिगत सिर्फ गणना कराई जाए, हमारी मांग ये है कि उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी हैं। कैसे? किसके पास नौकरी है सरकारी, किसके पास प्राइवेट नौकरी है, किसके पास जमीन है, किसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, किसके पास 4 पहियों की गाड़ी है, किसके पास 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास पक्की दुकान है, किसके पास खेती योग्य जमीन है, और कौन ऐसा है जो फुटपाथ पे सो रहा है, कौन ऐसा है जो धार्मिक स्थलों के बाहर हाथ फैला के भीख मांग रहा है, कौन ऐसा है जो भूखे पेट हो रहा है, और कौन ऐसा है जिसको रोज मार पीट कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। कौन ऐसा है जिसपे ट्रैक्टर है, कौन ऐसा है जिसपे साइकिल है, और कौन ऐसा है जिसके लोग रात को 2 रोटी में से आधी रोटी तोड़कर अपने पेट पर पानी पी के हाथ करके सोते। ये जानना बहुत जरूरी है। इस बात का पता लगेगा तभी सोए समाज में क्रांति की लहर तोड़ेगी। इसलिए जातिगत गणना हो, उसके आर्थिक आंकड़े जारी हो, और जब आर्थिक आंकड़े जारी हो जाए, गणना हो जाए, तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए। प्यारे साथियों, आपने सुना होगा पार्लियामेंट में मैं एक बिल लेकर आया था। उस बिल में मैंने मांग की थी, वो मांग आपने पता नहीं सुनी थी या नहीं सुनी थी, या उस पर गौर किया था नहीं किया था। वो मांग ये थी वो मांग ये थी कि प्राइवेट सेक्टर में भी SC/ST OBC के लोगों को
आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आप ये बताओ, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए? उन 58% नौकरियों में जो आज तक हमसे दूर रखी गई, क्या उनमें एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बहुत कम आवाज आ रही है, इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं है। जोर से बताओ, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। तो हमने मांग उठाई है कि प्राइवेट सेक्टर में भी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? ये जो जुल्म जाति के अन्याय अत्याचार हो रहा है, हक वंचित कमजोर समाज के लोगों पे कहीं मार के लटकाते हैं, कहीं पाल को, आपको याद होगा कौशाम्बी में, कहीं प्रजापति को, कहीं कश्यप को, कहीं सैनी को, कहीं मौर्य को, कहीं कुर्मी भाइयों को, कहीं जाट भाइयों को, कहीं गुर्जर भाइयों को, कहीं लोधी भाइयों को, कहीं यादव भाइयों को, कहीं मुस्लिम समाज के बहन बेटियों को, उनके मदरसों को, खानकाहों को, मस्जिदों को जिस तरह शहीद किया जा रहा है, कई बौद्ध भाइयों को, ईसाई भाइयों को। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यह न्याय बंद होना चाहिए, नहीं बंद होना चाहिए? बहन बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? तो हमारी मांग है कि ये जुल्म जाति अन्याय अत्याचार बंद होना चाहिए। और नसीम साहब, मैं आपके माध्यम से कहना, और मीडिया के लोग रिकॉर्ड कर लेना, और आप भी सब तक पहुंचा देना, जिस दिन आजाद समाज पार्टी ताकत में आएगी, सभी धर्मों का सम्मान होगा। और मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, आपकी मस्जिदों को, खानकाहों को, आपके मदरसों को, आपके धार्मिक स्थलों को किसी गुंडे को छूने नहीं दिया जाएगा, ये वादा दिलाता हूं। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप ही बहुजन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा हो। हम बहुजन समाज को परिवार मानते हैं। आपके साथ अगर अन्याय होगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। इतना प्रयास है या दोबारा दोहराऊं? इतना प्रयास है या दोबारा कहूं? दोबारा बता रहा हूं, आपके माध्यम से जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के भाइयों में, आपकी मस्जिदों को, खानकाह को, कब्रिस्तानों को, मदरसों को और आपकी वक्फ की जमीनों को किसी को छूने नहीं देंगे अगर आजाद समाज पार्टी ताकत में आएगी। आपकी संपत्ति आपके पास रहेगी और मैं आपसे आग्रह करूंगा, उससे बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल बना के मुख्य धारा में मुस्लिम बच्चों को लाने का काम। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, जज बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए और देश की सेवा में जैसे जुटते आए हो, आजादी से लेकर अब तक ऐसे ही जुटते आगे जाइए। ऐसी जो है हम लोग पुरजोर कोशिश करें। प्यारे साथियों, ये अन्याय अत्याचार में आपने अपनी बात रख दी। मैं आपसे, हालांकि ये मेरी तकलीफ है, मैं कहना नहीं चाहता था, मगर सच कहने में, अगर मैं सच नहीं कहूंगा, चुप रहूंगा तो मैं ऐसा लगेगा मैंने अपनी जमीन से समझौता कर लिया। आप जानते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कमर में चाकू उसने घुसाया जिसका भाई होने का हमें दम था। हमारे बहुजन समाज के अनुभवीहीन उन नेताओं ने, जिन्होंने एससी एसटी की कमर तोड़ने के काम की, प्रमोशन में आरक्षण का बिल जिनके लोगों ने फाड़ दिया, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये कहता कि सिर्फ सर एससी एसटी को नहीं, एससी एसटी तो हमारे भाई हैं, ओबीसी को भी प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि जब हमें अवसर मिलेगा SC, ST, OBC को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश में हम लोग दिलाने का काम हम अपने भाइयों से धोखा नहीं करेंगे, उनकी पीठ में छुरा नहीं ठोकेंगे। ये हमारे सिद्धांत नहीं है, हमारे संतों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने नहीं सिखाया। प्यारे साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, आजकल चर्चा चल रही है SIR पे चर्चा चल रही है कि SIR के जरिए वोटों की चोरी हो रही है। आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो? अभी एक आंदोलन था SIR पे दिल्ली में। मेरा पहले से कार्यक्रम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताजी जननायक शिबू सोरेन जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनके घर का कार्यक्रम झारखंड में लगा हुआ था। मैं उसमें नहीं जा पाया। तो जो लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर अकेले क्या करेंगे, उनकी पार्टी के सब लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर इसमें शामिल क्यों नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संघर्ष का दूसरा नाम है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, उत्तर प्रदेश में देश का कोई दल हमसे मुकाबला कर ले। जितने लोग वो दिल्ली में आंदोलन में जुटा सकता है, उसके कांटे की टक्कर के लोग ये आजाद समाज पार्टी भी मांगते हैं। लेकिन आप भी जानते हो कि इस आदमी को रोका नहीं जा सकता है, तो इसके खिलाफ षड्यंत्र साजिश की जा सकती है। इसलिए आप इस तरह का प्रचार कर रहे हो। मैं आपको दावत देता हूं, हम हर दिन आंदोलन करते हैं। आजाद समाज पार्टी किसी का पिछलक्कू बनने के लिए हम लोगों ने नहीं बनाई। हम तो आंदोलन करना जानते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, संघर्ष करते हैं। आपने जेल का जज नहीं देखा, हमने जेल की काल कोठरियों में रातें बिताई हैं। आप हमें सिखाने जिस दिन जरूरत पड़ेगी ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार की नींव हिल जाएगी। आप इस बात को जानते हैं। मगर अभी तो आप सबकी आवाज बनके अकेला चंद्रशेखर आजाद काफी है या नहीं, बताओ? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी नाम का यह दल स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया, किसी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं बनाया। इन गरीबों, कमजोरों, किसानों, नौजवानों और संघर्षशील लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए बनाया है, किसी का पिछलन को बनाने के लिए नहीं बनाया है। आने वाला कल इन गरीब के बेटों का है। अब अमीर ज्यादा दिन इनको रोक नहीं पाएंगे कुर्सियों से। आने वाला कल गरीबों का है, आजाद समाज पार्टी का है, नौजवानों का है, उनका है जो सड़कों पर संघर्ष करे। प्यारे साथियों, एक आखिरी मांग ये है। कुछ दिन पहले विपक्ष कह रहा था कि ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, और अब वो SIR पे टिका हुआ है। SIR पे ही हम उनके साथ खड़े हैं। मगर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो? ईवीएम से चुनाव हो? तो सवाल ये है, अगर आप चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो तो हाथ खड़ा कर लेना। आप चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो? नहीं, गौर से सुन लो। अगर चाहते हो तो हाथ खड़ा करना, और अगर नहीं चाहते हो तो हाथ को अपनी जगह रहने देना। ऐसे हिलाने की जरूरत नहीं। ये ऐसे हाथ हिलाने का काम तो पिछले 75 साल से लोकतंत्र में आपके साथ होगा। आप चाहते हो ईवीएम से चुनाव हो? आप इस देश में इसीलिए ठगे जा रहे हो कि आप जो सुनते हो उससे काम नहीं कर पा रहे। दोबारा पूछ रहा हूं, गलती सुधारने का मौका दे रहा हूं। आप चाहते हो ईवीएम से चुनाव हो?
हंस रहे हो, आप खुद पे हंस रहे हो। अगर आप अपने अंदर राजनीतिक सूर पैदा कर लो, आप राजनीतिक चेतना अपने अंदर पैदा कर लो, तो लोकतंत्र का मतलब है जिनका वोट होगा उनका राज होगा, तो फिर आपको जुल्म जाके अपना अत्याचार नहीं सहना पड़ेगा। आज आप इस भाई पे हंस पड़े, लेकिन आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो अपने अंदर झांक के देखो मेरे भाइयों। अभी मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, अपने मन से जवाब मांगना। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, जो लोग चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो वो हाथ ऊपर उठाएं, और जो लोग नहीं चाहते वो हाथ नीचे रखें। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए क्या? ठीक है, अभी कुछ लोग आप लोग तैयार हो गए हो, एक दो अभी बेचारे समझदार नहीं बने। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए क्या? तो जो चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, वो एक बार अपनी जगह पे बैठे बैठे हाथ खड़ा करके दिखा दो, नीचे करो। बेटे खड़े होने को नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा ना कि आदमी में और जानवर में थोड़ा तो फर्क है। आदमी को एक बार के बाद समझ आ जाती है, अब आप तो समझ गए हो। प्यारे साथियों, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ना? इसलिए पूछ रहा हूं कि जब बैलेट पेपर को लेके बड़ा आंदोलन करूंगा, आप लोग आ जाओगे नहीं आ जाओगे? बहुत अच्छी बात। प्यारे साथियों, बैलेट पेपर से तो चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन वोट की रक्षा कैसे होगी? एक बूथ में 40-40 वोट बन रहे हैं, 60-60 वोट बन रहे हैं, 80-80 वोट बन रहे हैं। बिना जागरूक हुए वोट की रक्षा नहीं होगी। तो हम सबसे पहला काम आने वाले समय में करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम लोग हर बूथ पे 4 वोट रक्षक तैयार करने का काम करेंगे। क्या तैयार करने का काम करेंगे? पहले सुन लो, भारत उत्तर प्रदेश के अंदर 1,62,462 बूथ है। कितने हैं? 1,62,462, और हम लोग कम से कम 2 और उनके अल्टरनेट पे कम से कम 2 और, यानी कि लगभग 3,24,924 वोट रक्षक यानी के वोट वॉरियर तैयार करने का काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है अगले 4 महीने के अंदर। उनका काम होगा कि वो वोट की वैल्यू को घर घर तक समझाने का काम करेंगे, और हमारी वोट को कोई लूट ना ले, कोई कटवा ना दे, कोई विरोधी एक गलत वोट ना बनवा दे, वो उस वोट की सुरक्षा करने का काम करेंगे। क्या नाम बताया मैंने आपको? वोट रक्षक। जोर से बताओ। आप लोग बैठो बेटा, ये सब डिस्टर्ब मत करो बीच में आके। बैठ जाओ सब लोग एक लाइन से। कह रहे हैं बैठ जाओ, तुम्हारा नहीं कहेंगे, बैठ जाओ जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, नीचे जमीन पर पाओ। आप और इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो बेचारे डटे हुए बैठे हैं, आप भी वही हो, हमारे भाई हो सब लोग। बैठ जाओ, नीचे बैठो जमीन पर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करूंगा आपसे। 3,24,924 वोटर वोट वॉरियर जो है वो आपके बीच में से बने। आपकी जिम्मेदारी है, जिस बूथ पे आप रहते हैं उस बूथ पे 4 ऐसे नौजवान पढ़े लिखे जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन पे कुर्बान होना चाहते हैं। जो महापुरुषों के संघर्ष को समझते हैं,
जिनके अंदर संघर्ष करने का जज्बा, जो गरीबी, बेबसी, लाचारी, भूखमरी से लड़ना चाहते हो और जो महापुरुषों के आंदोलन के लिए जीना चाहते हो, ऐसे 4 लोग तैयार करने। आपको कर लोगे नहीं कर लोगे? प्यारे साथियों, अब मैं आपसे जो महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं, उस पर आपको गौर करना। मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? हालांकि आप हमेशा ही करते हैं। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, हो गया बेटा, अपनी अपनी जगह बैठे रहो आराम से। कौन ये संघर्ष का दौर, मीडिया से तुम बता भाई को कहा बैठे कर भाई को समझना। आपकी एक आदमी को, एक दीदी को जगह दे दो, लोग को एक नौजवान से बैठे। आप कहाँ के खड़े ना, चश्मा लगा के कहाँ को खड़े? शांत हो जाओ, कहाँ को खड़े? तो नीचे बैठते थे तो आपको शांत क्यों कर रहे हो जब सबको बैठने का? फैन तो असल में फैन वो है जो मेरी बात को मानता, वो बिल्कुल फैन नहीं है जो चश्मा लगा के फोटो खींचने में इंटरेस्टेड है और मेरी बात को सुनने में कम इंटरेस्ट है। वो तो मुझे यही पता होगा कि वो हमारा आदमी है या नहीं। बैठो नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप बैठो। मेरी बात पे गौर करो। देश की आजादी में नौजवान लोगों ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है नहीं किया है? खड़ा होकर बोलिए। देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान नौजवानों का है, ठीक है? और नौजवानों की उम्र के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। शहीद करतार सिंह सराता 19 साल के थे। कितने साल के? 19 साल के। शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे। कितने साल के? 23 साल। आगे जगह नहीं है भाई, और इनको कहां बनाओगे? जमीन पे तुमसे अच्छा तो वो पीछे वाला जिसको लेके आया, जिसको कुदरत ने दोनों पैर कमजोर किए हैं, तुमसे पहले बैठ गया, तुम्हारी तरफ से बहस नहीं की उसके साथ। देखो तुम्हारे किसी बैठा, देखो ये बैठ गया नहीं बैठ गया, आपकी तरफ सवाल नहीं किया उसने। वो मेरा सच्चा सिपाही, समझे? और मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूं कि उसको दोनों टांगे कमजोर है, फिर भी वो मेरा साथ देने के लिए यहां करके ना आया। प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया 2 क्रांतिकारी महापुरुषों के बारे में। तो नौजवान अगर कभी कोई फैसला ले लेता है तो कहते हैं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। हमसे बहुत लोगों ने कहा कि
वो तो नौजवान हैं, क्या करेंगे, अभी तो बहुत समय बाकी है। जो लोग ये बात कहते थे, आज वही लोग हमारे जिले के जिलाध्यक्ष, मंडल के प्रभारियों, मंडल के अध्यक्षों के पास जाके कहते हैं कि हमें आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करनी है। मैं इस नौजवान शक्ति की दाद देता, न इनको तनख्वाह मिलती है, न इनको पेंशन मिलती है, न इनको दिहाड़ी मिलती है, बल्कि मिलता है इनको बहुत कुछ। इनको आरोप मिलते हैं समाज में, इनको अपमान मिलता है। जब ये आपके लिए लड़ने जाते हैं तो इनकी पीठ पे लाठियां पड़ती हैं, इनके हाथ में हथकड़ियां लगती हैं, इनको सम्मान के तौर पे जेल की सलाखें मिलती हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि दुनिया की कोई भी मुसीबत इनका हौसला नहीं तोड़ पाती है। इसलिए मैं इन बहादुर नौजवानों को धन्यवाद देता हूं। और आज मैं इन नौजवान साथियों से ये कहने के लिए आया, अगर सच में कुछ करके दिखाना चाहते हो, सच में माओ के आंसू पूछना चाहते हो, सच में बहनों के सम्मान की रक्षा करना चाहते हो, मैं आपको सोने, चांदी, हीरे जवाहरात भले ही ना दूं, लेकिन अगर आपने ताकत बना ली तो ऐसे स्कूल बनाएंगे कि वर्ल्ड के स्कूल उनके सामने फेल हो जाएंगे। मैं आपको बता प्राइवेट स्कूल के टीचर आपके गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से ट्यूशन लेंगे। जैसी पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में नहीं होती, उससे अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूल में और बहुत कम दामों में होने का काम है। स्कूल की बिल्डिंग ऐसी होगी जैसे 5 स्टार होटल की होती है। कमरों में सरकारी स्कूलों में एसी लगेंगे, पंखे लगेंगे, पीने के लिए साफ पानी। मैं भले ही आपके बच्चों को स्कूल में भोजन दूं ना दूं, लेकिन किताबों की, वर्दी की और पढ़ाई के मामले में उनके उज्जवल भविष्य में कोई कमी हम लोग नहीं आने देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास। भले ही मैं आपको बहुत कुछ दे ना पाऊं, लेकिन अगर आपने ताकत बना ली तो आपकी ताकत से ऐसे सरकारी हॉस्पिटल बनेंगे और उसमें इतनी अच्छी सुविधाएं आएंगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी खुद बीमार होने में या अपने बच्चों के बीमार होने पे, हालांकि मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कोई बीमार ना हो, वो सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों की तरफ भागा करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाऊं। डॉक्टर भी होंगे, पूरा स्टाफ भी होगा, दवाइयां भी होंगी, टेस्ट की मशीनें सारी वही होंगी और बिल्डिंग भी ऐसी होगी कि अगर बीमार आदमी चला जाए तो साफ स्वच्छता देख के वैसे ही ठीक हो जाए। मैं जिंदा को मरे हुए व्यक्ति को नहीं कर सकता, लेकिन आपके दल के, आपके संघर्ष से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी गुंडे की सामंती की हिम्मत नहीं होगी कि किसी गरीब की जमीन, उसकी बेटी, उसके स्वाभिमान की तरफ कोई आंख उठा के देख ले। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाऊं। पता नहीं सरकार ने तो गुंडे पलायन करके नहीं करके, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि बहुत सारे गुंडे आपके ताकत में साधु का भेद जरूर धारण कर लेंगे। इस बात को क्योंकि बचने के लिए कुछ तो कुछ ना करना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता कि बहुत बड़ी बातें ना करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कैसे पैदा हो, रोजगार महिलाओं के लिए घर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी महाराज सिंह भारती जी के फॉर्मूले पर चल के
अर्जक संघ के फॉर्मूले पे चल के, मामला रामसू वर्मा जी के फॉर्मूले पे चल के खेती किसानी के जरिए ग्रामीण इकोनॉमी को इतना बढ़ाने का काम करेंगे कि 1 लाख से ज्यादा गांव को विकसित करने का काम करेंगे। शहर के मुकाबले बात का काम करेगा। प्यारे साथियों, जहां 2 धंधे नहीं होंगे वहां 2 धंधे लगाने का काम करेंगे। पढ़े लिखे नौजवानों को IIT, ITI, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक करे बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। सरकारी बैंगलोर भरने का काम करेंगे। राष्ट्रीयकरण करके नई नियुक्तियां निकालने का काम करेंगे। और जो आउटसोर्सिंग पे लोग हैं उनको पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे। पुलिस के भाइयों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान करेंगे। नौकरियां निकालेंगे, नई नियुक्तियां निकालेंगे। सप्ताह में 1 छुट्टी और बॉर्डर स्कीम खत्म करने का काम करेंगे। आपको आंगनबाड़ी बहनों के, भोजन माताओं बहनों के वेतन में सामान्य वृद्धि करेंगे। कम से कम 20,000 रुपए का वेतन उनको दिलाने का काम करेंगे। PRD के जवान भाइयों को, होमगार्ड भाइयों को भी पुलिस की तरह सम्मानित वेतन और भत्ते सुख सुविधा दिलाने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, अब मेरी कुछ मांग, इस लड़ाई में क्या आप इस संघर्ष में हमारा साथ दोगे? चप्पलें घिसनी पड़ेगी, अन्याय का सामना करना पड़ेगा, आरोप लगेंगे, साजिशें होंगी, मुसीबतें आएंगी, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, लाठी खानी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो तो फिर गौर करो कि क्या करना। मेरा आधा घंटा आपको बिठाने में गया नहीं गया? मौका नहीं देना है कि कोई तुमसे सवाल करेगी बैठ जाओ। अनुशासन बनाना। एक बात, दुश्मन आपके आंदोलन को कमजोर करने के लिए आपको भड़काने का काम करेगा। किसी भी कीमत पे कानून को अपने हाथ में, दुश्मन के जाल में नहीं फंसना है। जो दुश्मन के जाल में फंस जाता है उसको समझदार नहीं कहते, उसको बेवकूफ कह देना। दुश्मन के साजिश में नहीं फंसना, अपने पुलिस के भाइयों को नहीं करना। उनकी मजबूरी है आपको डराना, धमकाना, लाठी से पीट भी देना, लेकिन समझना है कि पुलिस सरकार की होती है। जो आज आप लाठी चला रहे हैं, कल वो आपकी राह में फूल भी फेंकने का काम करेंगे। मेरी बात सारे साथियों, अपने गांव में लौटना, ये चिंता नहीं करनी इस बैनर पे मेरा फोटो था या नहीं, ये चिंता नहीं करनी। जो बैनर पे फोटो की, कुर्सी की चिंता करेगा वो समाज की चिंता नहीं कर पाएगा। इसलिए आप मेरी बात पे गौर करो। आगे 2027 में लगभग 16-17 महीने हैं। आगे 2027 के चुनाव तक लगभग 16-17 महीने हैं। ये 16-17 महीने अपने भाई को उसकी बातों को मानने के लिए दे दो। दे सकते हो, देख सकते हो। गांव में जाओ, अपना बूथ मजबूत करो। जातियों में बटे बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करो। सम्मान पाने के लिए सम्मान देना सीखो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक-एक वोट की रखवाली करके उसको बूथ तक पहुंचा के
आजाद समाज पार्टी की शक्ति का एहसास प्रदेश को कराऊं। लेकिन आपने अपनी शक्ति का एहसास करा दिया, क्योंकि लोकतंत्र में सरों की कीमत होती है, लाठियों की कीमत नहीं होती। मैं आपको लिख के कह रहा हूं, आपने वोट की ताकत बना ली और वो वोट आजाद समाज पार्टी के खेमे तक पहुंचा दी। मैं आपको विश्वास दिलाने कहता हूं कि जो आज आंखें आपके अपमान के लिए उठी है, कल वो आंखें आपके सम्मान में झुकी पाएंगी। ये लोकतंत्र है, इसमें जनता बड़ी है और जन समर्थन किसके साथ है? तमाम साजिशों के बाद भी देश देख रहा है कि जहां लोग पैसे पे नहीं जाते, जहां लोग मिठाई पे नहीं जाते, शराब पे नहीं जाते, अलग से चीजों का आपकी डिमांड करते हैं, वहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान साथी अपने साधन से, अपनी जेब की कमाई से कैसे कैसे पैसे जुटा के अपने भाई की ताकत को बढ़ाने के लिए गोरखपुर मंडल से देश की राजधानी तक जाते हैं। ये सब लोग जानते हैं। आप में से कोई ऐसा है जिसको पैसे देके लाया गया हो? जोर से बता दो, पैसे में आए हो या प्यार में आए हो? ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे? भूत मजबूत करोगे नहीं करोगे? मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मेरे नौजवान भाइयों, मैं भी वोट रक्षक और आप भी वोट रक्षक, हम दोनों मिल जाएं। तो मैंने कहा था एक दिन राजस्थान में खड़े होकर कि इतिहास नहीं भूगोल भी बदला जाएगा अगर मैं भी वोट रक्षक और आप भी वोट रक्षक बन जाओ और अपने अपने बूथ को मजबूत कर लो। कर लोगे नहीं कर लोगे? बूथ पे झंडा लहरा दोगे नहीं लहरा दोगे? हर घर तक झंडा पहुंचा दोगे नहीं पहुंचा दोगे? गांव में जाओ, गांव में जाकर मीटिंग करो, मेरी भूखी माओ को, प्यासी बहनों को, आंख में आंसू लिए फटे कपड़ों में रह रहे मेरे हक वंचित बहुजन समाज के लोगों को इस बात को पहुंचाने का काम करो जो मैंने आपसे। लंबे समय से दुश्मन हमारे लोगों को ठगता आया और हम लोकतंत्र में